अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। देश का, समाज का, मुल्क का, गांव का, गिरांव का कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं हो। इसलिए वंचित नहीं हो कि उसके पास पहुंच नहीं है, उसकी पैरवी नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था कर रखी है विधिक सेवा प्राधिकार की, जो देश के तमाम राज्यों और ज़िलों में है। इसके अलावा अनुमंडल में जहाँ अदालतें हैं, अनुमंडल में भी है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पंचायत भवनों में, मुख्य अस्पतालों में, मुख्य कार्यालयों में पीएलबी की पदस्थापना है, जो आपकी मदद के लिए खड़े हैं कानूनी मुद्दों के लिए। कानून की लड़ाई बहुत खर्चीली लड़ाई है, बहुत लंबी चलती है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक सामान्य आदमी या हाशिए पर बैठा हुआ आदमी कहाँ से खर्च कर सकेगा। न मुकदमे का खर्च वहन कर सकेगा, न वकीलों का खर्च फीस वहन कर सकेगा। इसलिए यह व्यवस्था कर रखी है कि वो व्यक्ति जो एससी कैटेगरी में आता हो, एसटी कैटेगरी में आता हो, जिसकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम हो, या किसी भी संवर्ग की महिला हो, किसी भी श्रेणी की महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, इस तरह के लोगों के लिए न्यायालय का दरवाज़ा निःशुल्क सहायता और निःशुल्क कानूनी लड़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। इसी कार्यक्रम के तहत हम आपके साथ जब बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में यह बताते हैं कि आप इसलिए घर नहीं बैठ जाइए कि आपसे वो ज़्यादा दबंग है, आपसे ज़्यादा बलवान है, आपसे ज़्यादा पैसे वाला है, आपसे ज़्यादा पहुंच वाला है, इसलिए अदालत में उसी की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। बहुत सारी अदालतों में अब यह भी व्यवस्था है विधिक सेवा प्राधिकारों में कि आप वकील का भी चुनाव कर सकते हैं, जो पैनल है उस पैनल में से, कि हमको ये एडवोकेट चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे बात करते हैं सामाजिक मुद्दों पर। जिन सामाजिक मुद्दों पर कानून बन गया है और जिन सामाजिक मुद्दों से उसको एड्रेस नहीं करने से समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने डायन प्रथा के बारे में बताया। इसके पूर्व हमने आपसे बातचीत की नशे के कारोबार से संबंधित। आज हम बात करेंगे बाल विवाह निषेध कानून पर। हर स्त्री पुरुष के विवाह का उम्र का एक समय तय किया है सरकार ने, इसलिए कि विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया है वैसे वैसे विज्ञान ने यह माना है कि कच्चे उम्र में और कम उम्र में शादी करने से शरीर को बहुत नुकसान होता है और जो बच्चा होता है उस बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि बाल विवाह निषेध कानून क्या है और उस कानून के तहत कानून की क्या क्या धाराएं हैं। अगर आप उस कानून को तोड़ते हैं तो आपको उसकी सज़ा कैसे भुगतनी पड़ेगी। सिर्फ जानकारी के लिए कि यहाँ पर एक राजनीतिक दल के राज्य अध्यक्ष को पार्टी का पद छोड़ना पड़ा था, इसलिए कि उन्होंने अपने लड़के की शादी कम उम्र में फर्जी आधार पत्र बनवाकर किया था। आइए आज हम एक्सपर्ट से परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर पीके डेविड, जो झालसा के मध्यस्थ हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डेविड साहब, ये बताएं कि बाल विवाह निषेध कानून का मतलब क्या है। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो 2006 में इसको लागू किया गया, लेकिन लागू किया गया 1 नवंबर 2007 में। ये बना है 2006 में, लागू किया गया 2007 में। और इस अधिनियम के अनुसार कोई लड़की अगर 18 साल से नीचे
होती है या लड़का 21 साल से नीचे होता है तो उसकी शादी जो है अवैध होगी जी। नल एंड वॉइड होगा। और अगर उसमें अधिनियम के अनुसार, निषेध अधिनियम के अनुसार अगर उसमें कोई भाग लेता है इस शादी में, जैसे माता पिता हो या भाई बहन हो या आसपास के लोग हों या जो पुरोहित जो शादी को करवा रहा है, वो भी दंडनीय है, माने उनको भी दंड मिलेगा। धारा नंबर 6 के अनुसार 2 साल की सज़ा कम से कम, और हो सकता है कि 1 लाख जुर्माना भी लगे या दोनों लग सके। 2 साल की सज़ा रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और 1 लाख जुर्माना दोनों भी लग सकता है। तो इस अधिनियम के अनुसार हमको समाज में यह अधिनियम क्यों है, क्यों कानून बनाने की जरूरत पड़ी? कभी कानून बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो बच्ची होती है उनका उम्र 18 साल से अगर कम होता है तो वो अभी परिपक्व नहीं है गर्भवती होने के लिए, और उससे हर तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं फैमिली में। तो ये मेडिकली भी प्रूव किया गया, इसलिए ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में भी आता है। वायलेशन ऑफ चाइल्ड ह्यूमन राइट्स करके आता है इसमें। तो इंटरनेशनली भी इस पर बैन है जी। तो इसलिए हिंदुस्तान में भी हम लोगों ने इसको किया कि भाई आप इसको देखें। और ऐसे प्रांत देखते हैं जहाँ पर बैकवर्डनेस बहुत है, पिछड़ापन है, जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी 3 अगर प्रांत हम लें तो पश्चिमी बंगाल हुआ, बिहार हुआ, त्रिपुरा, ये तीनों एकदम ऊपर हैं। और हमारा झारखंड, अपना झारखंड भी 2021 में सर्वे में पाया गया, नेशनल हेल्थ सर्वे में, फैमिली हेल्थ सर्वे में, कि 2021 में सबसे ऊपर था। और अभी भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार ये पाया गया है कि अगर हमारे देश में एवरेज 21% है, 21.3% है, तो हमारे झारखंड में 32.3% है। मतलब क्या है, नेशनल एवरेज से ऊपर है हमारे यहाँ। तो इसको रोकने का काम तो ज़रूर है, इसको रोकने का काम समाज का है, और हम प्रत्येक व्यक्ति जो समाज के अंग हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि इस प्रकार के शादी को रोका जाए। और इसके लिए जो हमारे जिला सोशल वेलफेयर अधिकारी जो होते हैं उनको अधिकारी नियुक्त किया गया है। नहीं, एक चीज़ बताया जाए प्रोफेसर साहब, वो ये है कि मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, मैंने उसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और हम जानते हैं कि किस उम्र तक उसको लड़का लड़की मिल सकती है। बिल्कुल। तो हम तो उस उम्र में शादी करने के लिए हमको अधिकार क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि वो हर तरह से हानिकारक है, बच्ची के लिए हानिकारक है। और देखिए बच्ची के लिए हानिकारक है 2 प्रकार से। एक तो आप देखिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेडिकल साइंस बताता है कि वो 18 से नीचे उसका शरीर उसको नहीं ये कर सकता है, बच्चे को पोसने में दिक्कत होती है। और फाइनेंशियली भी लड़का अगर 21 से नीचे है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, तो वो भी शायद नहीं मिल पाएगा। तो हर तरह से सफ़रर जो बच्चा है और उसकी माँ है हर हालत में सफ़र करेंगे। तो इसको रोकने के लिए इसको बनाया गया। दूसरे ये कि यह मान्यता है शायद कानून की कि हर कोई कानून जानता है, अगर गलती से भी अनजाने में भी कानून टूटता है तो यह नहीं माना जाएगा कि उसने गलती से और अनजाने में कानून तोड़ा है। इस मान्यता के तहत लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि सरकार ने यह कानून बना रखा है कि बच्चों का विवाह नहीं करना है 18 से कम और 21 से कम वाले वो उम्र में, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से या विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से क्या क्या किए जा रहे हैं? सरकार ने तो बता दिया है और अधिकार दे दिया है। हमारे ग्राम पंचायत में जो पंच हैं, सरपंच हैं, उनको ये अधिकार है कि उस प्रकार की शादी को रोकें। थाना में, आप किसी भी थाना में रिपोर्ट कर सकते हैं उसका। जैसे हमने बताया कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी जो होते हैं वो ये पदाधिकारी इसको ये कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे एनजीओ कार्यरत हैं, जैसे हमारे सत्यार्थी जो नोबेल प्राइज़ विनर जो रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी जी, उन्होंने
स्टार्ट किया है बचपन बचाओ आंदोलन। तो ये इस पर बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहा है। और हमारा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में भी एक एनजीओ है जो काम कर रहा है। कई संस्थाएं काम तो कर रही हैं, कई और संस्थाएं क्राई है, जैसे CRI क्राई है, वो भी इस पर काम कर रही है। तो हर तरह से सरकार भी है, एनजीओज भी हैं, लोग भी हैं, और समाज में ऐसे प्रबुद्ध लोग भी हैं जो हर तरह से जागरूक हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं इस पे। दूसरे की जो सर्वेक्षण आया है NFHS 4 का लास्ट, अभी जो लेटेस्ट सर्वेक्षण है, उस सर्वेक्षण में जातियां भी चिन्हित हैं, समुदाय भी चिन्हित है जहां की कम उम्र में शादियां होती हैं। बिल्कुल। इसलिए कि सबसे कम शिक्षा वहीं है, सबसे कम क्या कहिएगा जॉब वहीं है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वहीं है, सबसे ज़्यादा कुपोषण वहीं है, सबसे ज़्यादा परेशान माली हालत में वही लोग हैं। तो उस समुदाय, उस जाति के लड़की या लड़के को एक खास उम्र के बाद लड़का लड़की मिलना मुश्किल होता है, उसकी शादी नहीं होती है। उस समुदाय तक यह संवाद प्रेषित करना और उसको उस हिसाब से टीच करना या शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना, ताकि वह भी इंतज़ार कर सके कि हाँ भाई यह उम्र हो तभी हम शादी करें। बिल्कुल, जैसे हमने बताया ना, जो कि शिक्षा का अभाव है, जहाँ आमदनी की कमी है, वहाँ लोग चाहते हैं कि जो बच्ची है उसकी शादी जल्दी से जल्दी कर लें ताकि वो अपना जिम्मेवारी निभा रहे। लेकिन वो अनजान है इस बात से कि लड़की की शादी का मतलब होता है गंगा नहाना है ना, और बच्चे और को भी, निबड़ और बच्चे बेटा भी है अगर, तो बेटा को भी शादी कर दिया तो वो सोचे कि मेरी जिम्मेवारी पूरी हो गई, अब बच्चा अपना पूरी जिंदगी हमारे घर से अब मैंने अपनी जिम्मेवारी उसको दे दिया, वो अपना परिवार संभाले। लेकिन वो अनजान है इस बात से कि भाई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, शारीरिक दृष्टिकोण से वो हानिकारक है, और हर तरह से समाज में इस तरह की रीति को प्रचलन नहीं होने देना चाहिए। और हमने जैसे कहा कि सरकार हर तरह से समाज को कंट्रोल करने के क्रम में सबसे अहम भूमिका झारखंड के संदर्भ में देखें तो ग्राम सभाओं की है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी भूमिका पंचायतों की है। तीसरी भूमिका बहुत सारे संगठन सरकार ने बनाया है, जल सहिया से लेकर के कौन सखी बहुत तरह की सखियां हैं, जिन सखियों को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, आंगनबाड़ी को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, स्कूल में मास्टर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बीएड प्रोग्राम में या प्राइमरी टीचर के प्रोग्राम में यह शामिल किया जाए, पंचायतों के ट्रेनिंग में यह शामिल किया जाए और उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपने यहाँ दो बड़ी समस्याएं हैं जो आपने बताया कि लगभग 32% से ज़्यादा रेशियो है और देश में सबसे आगे हैं हम। उसी ढंग से डायन में भी देश में हम सबसे आगे हैं। तो ये अगर ग्राम प्रधानों को अकाउंटेबल बनाया जाए, इसलिए कि वो सब जानते हैं कौन किसको चिन्हित कर रहा है, पंचायत को भी पता होता है, लेकिन जब केस हो जाता है तो न पंचायत खड़ा होता है एविडेंस देने के लिए, बोलता है कि नहीं हम तो उस दिन थे नहीं, हम तो वहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे। तब तक बात बनती है क्या? देखिए, इसमें मेरे विचार से जैसे आपने कहा कि ग्राम पंचायत लेवल से होना चाहिए, उनकी भी ट्रेनिंग होती है बजाते, जब नए चुने जाते हैं पार्षद और मुखिया तो उनकी भी ट्रेनिंग चलती है, प्रॉपर ट्रेनिंग, तो उसमें आप डालिए, ट्रेनिंग मटेरियल में डालिए। और स्कूलों में हर लेवल के स्कूल में, जैसे प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम स्कूलों में करते हैं लोग, सेमिनार करते हैं। कई एनजीओ को हमने देखा है, उन लोगों ने बड़े अच्छे से फुटबॉल टीम तैयार की है, उस फुटबॉल टीम को ट्रेन किया है कि अगर तुम्हारे किसी दोस्त की शादी हो रही है कम उम्र में या फर्जी आधार बना करके, तुम कुछ मत करो, जा करके हाथ पांव जोड़ो कि शादी मत करिए, लड़की को भी समझाओ, लड़कों को समझाओ, और नहीं माने तो सीधे तुम थाना पहुंच जाओ और देखो कैसे कार्रवाई होती। तो ये सब काम तो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ये हम कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स हो जाए तो पंचायतें खुद उसमें हस्तक्षेप करेंगी, ग्राम प्रधान खुद हस्तक्षेप करेंगे, इसलिए कि उसकी सजा उनको भी भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मैं सोच रहा था इस बारे में कि किस तरह से हम लोगों को और जागरूक कैसे कर सकते हैं।
जैसे हम एक सम्मान पत्र दे सकते हैं ऐसे लोगों को जो सूचित कर रहे हैं। ऐसे लोग जो सूचित कर रहे हैं, और इन गांवों में जिन गांवों में कम से कम शादियां नहीं हो रही हैं, बाल विवाह, उनको उन भी गांवों को सम्मानित सम्मान। जी, और जिला लेवल पर भी हाँ, हाँ। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उनके डीसी और जो हैं एसडीओ अपने लेवल से उनको सम्मानित करें बुलाकर। और उनका तो नंबर्स भी दिया हुआ है 1090, 1098 और 100। ये 3 नंबर्स है जिस पर आप सूचित कर सकते हैं इमीडिएटली अगर आपको पता चलता है तो ये जानकारी लेकिन सटीक होनी चाहिए और सही होना चाहिए। तब आप सम्मानित करेंगे तो लोग उससे प्रेरित होंगे और इस प्रेरणा के कारण हो सकता है लोग और सजग हो जाएं और लोगों में सजगता भी फैलाएं। क्योंकि जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में या जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या स्कूल के जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अगर हम इस तरह से प्रेरित करें तो अपनी जागरूकता को बनाए रखने के लिए वो अपने दोस्तों को भी बताएंगे और इस तरह से बात जल्दी फैलेगी और इसका रोकथाम में हम लोग आप असर का आंकड़ा देखें, जो सबसे अधिकृत और सबसे ऑथेंटिक माना जाता है जिसका आंकड़ा, वह आंकड़ा बताता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में लड़कियां 8वीं के बाद क्लास छोड़ती हैं, इसलिए कि गार्जियन को लगता है कि नहीं, अब ये लड़की वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगी आगे की पढ़ाई में, और दूसरे ये कि हमको अब इसकी शादी करके इसका अपना घर बसाना है। ये 2 तो असर की भी रिपोर्ट है, NFHS की भी रिपोर्ट है। तो उस हिसाब से एक तो प्लान आपने बहुत शानदार प्लान किया कि भाई ठीक है, इस तरह के गांव जो पूरा का पूरा गांव, जैसे एक वो किया गया था ना कि प्रधानमंत्री वो स्वच्छ ग्राम जहाँ सब लोग शौचालय जाते हैं, सब लोगों के लिए बना हुआ है, तो उस तरह के गांव को तो इस तरह का भी अगर चलाया जाए तो हमको लगता है इससे मॉडल विलेज डिक्लेयर कर दे कि जिस गांव में शादियां इस तरह का नहीं हो रही है, 5 साल में 10 साल में अगर ऐसी शादी नहीं हुई तो उसको एक मॉडल विलेज के रूप में लोगों को बताया जाए। और वो लड़कियां जाके रोकती हैं उनको भी सम्मानित करने का काम, या जो लड़की मना करती है, जो लड़का मना करता है कि नहीं अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, उनको भी सम्मानित करने का काम। और ऐसे जो सम्मानित हुए एक उनको सर्टिफिकेट मिल जाए तो उनको भविष्य में भी उसका पैरिटी दे सकते हैं। बहुत तरह की जॉब है, उसको जॉब में भी फैसिलिटी देना लाइन जॉब है, लाइन जॉब में भी पैरिटी दे सकते हैं। लाइन जॉब में अगर उसको स्किल्ड करते हैं, स्किल्ड करके तो उस तरह से लोग चाहेंगे कि हमको इस तरह का सर्टिफिकेट मिले ताकि हमको जॉब मिलने में भी आसानी हो। तो इस तरह से हमको लगता है कि जागरूकता ज़्यादा होगी लोगों में और हम लोग इस रोकथाम इस प्रकार के कुरीति को रोकने में सक्षम होंगे। एक और सवाल बनता है कि गांव में कोई भी सामने नहीं आना चाहता है, इसलिए कि जानता है कि जिसकी शादी हो रही है, जिसके यहाँ शादी हो रही है, वो दोनों के हम दुश्मन डिक्लेयर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सिचुएशन में वो सूचना कैसे दे? एक तो हमने बताया कि लड़कियां इतनी लीडर बन गई हैं कि फुटबॉल टीम की लड़कियां जाती हैं और जा करके अपना वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करती हैं और सफल हो जाती हैं, लेकिन हर किसी की बात गोपनीय रहे। पुलिस को अगर सूचना, जो नंबर आपने बताया 3 नंबर बताए, इन तीनों नंबर पर अगर डायल करता है तो एक्शन हो, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आए, सम्मान देने में भी उसका नाम नहीं आए, इसलिए कि कल को पकड़ा जाएगा और पकड़ करके उसको ऐसे प्रायोरिटी दीजिए। दुश्मनी हो जाएगी। दुश्मनी हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि आजकल तो हर के पास में मोबाइल फ़ोन है और नंबर अगर है तो आप मोबाइल फ़ोन पे बता सकते हैं। और जिस अधिकारी को आप बता रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन में भी बता रहे हैं, तो आप बता दीजिए मेरा नाम ये है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा नाम सार्वजनिक हो, लेकिन ये सूचना आपको मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार की बातें चल रही है और शादी हो रही है, तो इसके रोकथाम के लिए आप जो भी कदम उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर शादियों में आम तौर पर जो पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं और पाहन होते हैं, आम तौर पर कंपैरेटिवली पढ़े लिखे लोग होते हैं। कंपैरेटिवली गांव में जो निरक्षरता है उसके हिसाब से पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं और इस तरह की जानकारियां ज़्यादा रखते हैं।
तो उनको ज़्यादा अलर्ट किया जाए कि अगर करेंगे तो आप भी 2 साल के लिए बंद हो सकते हैं। तो तो हम किया है, गिरिडीह में किया है लोग, बनवासी विकास आश्रम है, तो उन्होंने पुरोहित लोगों के लिए स्पेशली कार्यक्रम प्रोग्राम, आयोजित किया और उनको बताया कि देखिए भाई, आप बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, क्योंकि शादी तो आप ही कराते हैं, तो आप इस प्रकार के शादी से आप इनकार कर दें और इससे आप इनकार कर दें। अगर जबरदस्ती करें तब आप सूचित कर सकते हैं, लेकिन आपके इनकार करने से ही लोग हो सकता है कि रुक जाएं। नहीं, कम उम्र में शादियां होती हैं तो बच्चा अगर नहीं सरवाइव किया या हस्बैंड किसी कारण से, चूंकि यहाँ पर जो एनीमिया की स्थिति है इतनी भयंकर है, नहीं सरवाइव किया तो जवान लड़की जो है वो डायन करार दे दी जाएगी, उसकी संपत्ति पर कब्जा करना है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। इसलिए और झारखंड में ऐसे भी सर्वे किया गया, हम लोग खुद मेडिकल कैंप लगवाते हैं और हम लोगों ने देखा गाँव में खूंटी वगैरह में चारों तरफ हम लोग करवाते हैं, तो पता चला डॉक्टर्स लोगों का कहना है कि अधिकांश औरतें जो हैं मोर देन 60% एनीमिक हैं। और एनीमिक हैं तो फिर तो बच्चियां जो हैं तो और आपका ये झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट लेटेस्ट की रिपोर्ट है कि पाकुर में 70+ महिला, पुरुष और बच्चे एनीमिक हैं। 70+। अब जिनके शरीर में खून नहीं है, उनके जो बच्चे जन्मेंगे वो कितना खून लेकर के जन्मेंगे और कैसे सरवाइव करेंगे, और सरवाइव करेंगे तो मेंटल ग्रोथ कितना होगा, मेंटल ग्रोथ नहीं होगा तो वो क्या कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, ये भी सब सामने है। जिंदगी भर के लिए वो एक परेशानी हो जाएगी, और जब तक बच्चा उस तरह से रहेगा तब तक तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो कर्ज में डूबेंगे, इलाज करवाएंगे। आजकल इलाज भी बहुत महंगा हो गया है, सरकारी अस्पताल में तो है, बहुत अच्छा है। नहीं, इलाज नहीं, मेंटल ग्रोथ का इलाज नहीं है। अगर आपके पास दूध ही नहीं उतरेगा, तो फिर तो आपके शरीर में खून ही नहीं है, दूध ही नहीं उतरेगा, तो इलाज सरकार क्या करेगी? बिल्कुल सही बात है। शरीर में कुछ रहेगा तब ना खून बढ़ाएगी। सरकार भी कहती है कि भाई, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अंडा खाओ डॉक्टर साहब कहते हैं कि दवाई लेकर खरीद के खाओ, उसके पास पैसा ही नहीं है दवा खरीद कर खाने का, अंडा खाने का, सही बात, प्रोटीन खाने का। बिल्कुल। जो अपने यहाँ प्रोटीन का सिस्टम था, मल्टी ग्रेड, ये क्या नाम है आपका, मिलेट्स थे। और एक बात और है कि जो 18 वर्ष की उम्र है उससे बच्ची जब बड़ी होती है तो उसमें अपने तरफ से भी सजगता आती है, आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है, आत्मनिर्भरता भी, और अपने लिए फ्यूचर सोच भी सकती है, मानसिक विकास भी, बुद्धि का विकास भी होता है, वो ज़्यादा शिक्षित भी हो सकती है, ज़्यादा सजग भी हो सकती है, तो वो समझ सकती है अपने भविष्य के बारे में। और अगर इस तरह से अगर बच्चे का जन्म देती है तो वो समझ सकती है कि कैसे हम बच्चे का पालन पोषण करेंगे। अगर कम उम्र है तो उसको तो पता ही नहीं, अपने ही को संभालने में परेशान, अपने ही को संभालने, तो बच्चे के जीवन में क्या करेगी, और बच्चे को नहीं संभालेगी तो पति को क्या संभालेगी। तो इस तरह से हर तरह का प्रॉब्लम है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप बच्ची को रोकें, और जब वो 21 वर्ष से ऊपर हो जाए तब शादी करिए। नहीं, दूसरे ये कि आप गर्व करते हैं कि दूसरी बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं और जॉब में जाती हैं, उसको सलाम करते हैं आप ज़्यादा उम्र होने के बावजूद। आपकी बच्ची भी उस लायक बने कि उसको कोई सलाम करे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इसलिए भी उसको बढ़ने दें, उसको मौका दें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और कॉलेज ग्रेजुएशन करते करते तो बच्चे का उम्र लगभग 20 तो हो ही जाता है। और उसके आगे जब ग्रेजुएट जब बच्चियां कर जाती हैं तो बहुत सारी चाहती हैं कि भाई मैं नर्सिंग कर लूँ, ऑक्यूपेशनल बहुत सारा खुला है कि ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग ले लूँ, स्किल डेवलपमेंट कर लूँ, ताकि मेरे हाथ में कुछ जॉब आ जाए, बैंक में ले लूँ, तो उससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। और आत्मनिर्भर जब हो जाएगी तो अब तो बहुत फ़ायदा, क्योंकि मैं देखा हूँ, मेरा अपना अनुभव है हमारे झलसा में कि मध्यस्थता के दौरान कि हमने देखा है कि कुछ बहुत कम उम्र की, 21 वर्ष से ज़्यादा थी, लेकिन उसका वो 8वीं पढ़ी भी है, 7वीं पढ़ी भी है। अब उसका पति उसको छोड़ रहा है, अब 2 बच्चे उसको हैं, अब वो कुछ कर भी नहीं सकती है। पति छोड़ दे रहा है, उसको 2 लाख रुपया दे रहा है, 4 लाख रुपया दे रहा है, 5 लाख, कितना दिन तक चला सकती है वो। तो मैंने कहा कि यार तुम छोड़ दो तो कुछ तो सीखना पड़ेगा, कुछ करने के लिए कुछ तो कमाने के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो अगर वो शिक्षित रहती है तो उसको आसानी से और थोड़ा सा मेहनत और करने से अच्छा जॉब मिल जा सकता है।
ताकि वो भविष्य में अपने नहीं, अपने स्टेट का एक और दुर्भाग्य है, ये दूसरा 2 बताया हमने, दोनों, एक एनएफएसएस का बताया, एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का बताया, और तीसरा ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा एकल महिलाएं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी शादी हुई, पति में दम नहीं था, पति कुछ करता नहीं था, छोड़ कर चल दिया, बच्चे हैं 2-3 बच्चे, और उस बच्चे को पालना कितना कठिन और कितने मुश्किल समय से गुजारा है। तो तीनों का समाधान हो सकता है अगर सही उम्र में शादियाँ हों। बिल्कुल। इसमें डीएलएसए और जालसा की क्या मदद हो सकती है शादी को रोकने में? अगर इस तरह की सूचना देनी हो तो किसको सूचना देनी चाहिए? वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही देना होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही देना। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। मैंने आपको बात ये बताई कि कम उम्र में शादी करने से शरीर कमज़ोर पड़ता है, बच्चा भी कमज़ोर होता है और उसके लालन पालन में भी दिक्कत होती है। इसलिए आप अपने बच्चे बच्चियों की शादी सही उम्र में ही करें और कोशिश करें कि उसकी पढ़ाई इस कारण से नहीं छुड़ाएं कि उसका शरीर ग्रोथ बढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई जारी रखें। हो सकता है कि पढ़ कर के वो भी आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए या किसी अच्छे जॉब में जाए। कानून की बात में आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।